Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 8, The Arrival of the Mughals. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with land revenue system. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई ज़मीनों के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स का कलेक्शन कैसे किया जाता था। किसी भी किंग को अपने किंगडम को रन करने के लिए रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसा आता कहाँ से था। ठीक है, तो उसका मेजर सोर्स था लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जो शेर शाह थे उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इसको इफ़ेक्टिव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस रेवेन्यू सिस्टम से जितना फ़ायदा किंग को हुआ उतना ही हमारे फार्मर्स पीजेंट्स भी सेटिस्फाइड थे कि भाई हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा। पीजेंट्स फार्मर्स को लगता था कि भाई इतना टैक्स हम दे सकते हैं, हमारे ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा रहा है। किंग के रेवेन्यूज़ भी इतने कम नहीं होते थे, जो राजा का खजाना था वो भी भरा रहता था। इसीलिए शेर शाह के सिस्टम को क्या कहा गया है, इफ़ेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, जितनी भी ज़मीनें थी पहले तो उन सबको मेजर किया गया, नापा गया। ठीक है, मेजर किया गया, फिर उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। कुछ ज़मीनें जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप कुछ भी ग्रो करो बहुत बढ़िया प्रोड्यूस होती है। देन एक होती है एवरेज, और तीसरी वाली होती है बेड। भाई आप कितना भी फर्टिलाइज़र इंड्यूस कर दो, मैन्योर कर दो इंड्यूस, पर आपको प्रोड्यूस हार्वेस्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो सारी ज़मीनों को मेजर किया, फिर उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, गुड, एवरेज और बैड। ठीक है, द टैक्स वॉज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और जो टैक्स हुआ करता था वो टोटल प्रोड्यूस का कितना देना पड़ता था बेटा, 1/3। सपोज करो आपके खेतों में 90 क्विंटल राइस हुआ है, तो आपको 1/3 मतलब 30 क्विंटल किसको देना पड़ेगा, किंग को देना पड़ेगा एज लैंड रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स के फॉर्म में आपको इतना अमाउंट देना, इतना या तो आप कैश में दे दो या तो काइंड में दे सकते हो, दोनों में दे सकते हो। आप चाहो तो 30 क्विंटल राइस दे दो किंग को, चाहो तो पहले राइस को मार्केट में सेल कर दो और फिर पैसा दे दो राजा को। क्लियर है। सो टैक्स कितना हुआ करता था, 1/3 हुआ करता था टोटल प्रोड्यूस का। आपका जो भी टोटल प्रोड्यूस हुआ उसका 1/3 आपको किंग को देना है। आप चाहें तो कैश में दे दें या काइंड में दे दें। बेटा पहले आपने राइस ग्रो किया, उसको मार्केट में सेल आउट कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, मनी, कैश। तो उस कैश को दे दो राजा को, या तो आप राइस का राइस ही उठा के दे दो, तो उसको क्या कहेंगे, काइंड। जो पीजेंट्स हुआ करते थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता था। जब कोई फ्लड आती थी, फमाइन आती थी, अगर अकाल पड़ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। द पीजेंट्स वर एग्जम्प्टेड मतलब छोड़ देना, छूट दे देना, फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ड्यूरिंग फ्लड्स एंड फमाइन। इवन दे वर ऑल्सो गिवन लोन्स ऑन ईजी टर्म्स बाय द स्टेट। बेटा देखो, जो फार्मर्स हैं उसकी लाइफ कैसी होती है, थोड़ी सी अनसर्टेन। क्यों होती है अनसर्टेन, उसने तो बहुत मेहनत की, पानी ज़्यादा गिर गया, प्रोड्यूस नहीं हुई, तो बेचारे की लाइफ में परेशानियां आ जाएंगी। अरे यार इस साल प्रोड्यूस नहीं हुई, उसने तो बहुत मेहनत की, पर ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेचारे किसान की जो लाइफ है वो अनसर्टेन चलती है। अनसर्टेन क्यों चलती है, क्योंकि मानसून अनसर्टेन होता है, पानी कई बार एवरेज से ज़्यादा गिर जाता है, कई बार कम गिरता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार और कोई प्रॉब्लम आ जाती है फार्मिंग में। तो लोन इजी टर्म्स में स्टेट से उसको मिल जाता था, मतलब किंग कोशिश करता था कि हम कम रेट में इजीली लोन दे दें, किसको, फार्मर्स को, जैसे कि उसकी जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहे। अब हम पढ़ेंगे बेटा मिलिट्री रिफॉर्म्स। जो शेर शाह थे उनके पास बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड आर्मी थी। ठीक है, देखो आर्मी में मैं या आप, हम दोनों जा सकते हैं, पर हमें पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, तब हम वहाँ सही तरीके से काम कर पाएंगे। ऐसे नहीं हम घर से गए और हमसे बोल दिया जाओ सीधे युद्ध लड़ो, हमें तो कुछ पता ही नहीं होगा ना। तो शेर शाह के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी और बहुत वेल ट्रेंड आर्मी थी। ठीक है, अब आर्मी में क्या क्या होता था, कैवलरी बोले तो घुड़सवार, घोड़े पे बैठ के जो लड़ने जाते हैं वो, इन्फेंट्री मतलब पैदल पैदल जो
लड़ने जाते हैं वो। वॉर एलिफेंट्स भी थे। इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर। कैवलरी मतलब जो जिनके पास हॉर्स होगा, है ना, वो वाले सोल्जर। वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे। इवन इसने बहुत सारे चेंजेस लेके आया था अपनी आर्मी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए। पहला, इसने रैंक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फिर फिक्स्ड सैलरी मिलती थी, वो भी कैश में मिलती थी सोल्जर्स को। द पे वॉज फिक्स्ड, पेमेंट फिक्स होती थी सोल्जर्स की और उन्हें रेगुलर कैश सैलरी दी जाती थी। ही इम्प्लीमेंटेड दाग। दाग मतलब ये होता है, सपोज करो ये आपका हॉर्स है, इस हॉर्स के ऊपर एक ये तो क्या हॉर्स दिख रहा है, कछुए जैसा बन गया, नहीं चलो उसको घोड़ा समझ लो आप लोग, है ना। हॉर्स जो होगा, इस हॉर्स को कोई गरम सील करके, है ना, इस तरीके से उसको लगा दी जाएगी, ठीक है। ये सील जिन हॉर्स के ऊपर मिल जाएगी उन्हें हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने हॉर्सेस की ब्रांडिंग कर दी है। ऐसा क्यों किया जाता है बेटा? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि डुप्लीकेसी ना हो, ब्रांडेड हॉर्स को कोई चेंज ना कर ले। क्लियर है? सो किंग अपनी आर्मी के लिए अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस मंगाता था, कहीं वो इन्फीरियर क्वालिटी के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसने डार्क सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक सील को आग पे बढ़िया गरम 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 किया जाता था और फिर हॉर्स के ऊपर लगा दिया जाता था, ठीक है, सील कर दिया जाता था उसको। ही इम्प्लीमेंटेड डार्क ब्रांडिंग ऑफ ऑल हॉर्सेस एंड चेहरा। चेहरे का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी आपका शोल्डर होगा उसका डिस्क्रिप्शन होगा, कौन से साइड टिल है ना, कलर कैसा है, कोई बर्थ मार्क है, इस तरीके से शोल्डर्स का पूरा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था एज आइडेंटिफिकेशन, कि आप प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर पाओ अपने शोल्डर को। तो उसने दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब आपका जो शोल्डर है उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आपको अपने पास रखना है। और शोल्जर्स को भी बेटा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा। आज भी हम देखते हैं आर्मी में, जब आप एनरोल होंगे, अगर आप में से किसी को बनना होगा तो, या आपकी कोई ब्रदर कोई रिलेटिव अगर आर्मी में हो तो उससे पूछो कितनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर, कितना डिसिप्लिन में उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेरशाह ने भी अपने सोल्जर्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा हुआ था और उसे ये बात पता थी कि मिलिट्री बैकबोन है, ठीक है। आर्मी मिलिट्री आपके पास अच्छी है, आप इन्वेडर्स को प्रॉपरली डील कर पाओगे, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर नहीं आपके पास है तो कोई भी आपके ऊपर अटैक इन्वेजन करके चला जाएगा। इसीलिए शेरशाह बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे क्योंकि उन्हें पता था कि आर्मी बैकबोन है, तो वो प्रॉपर सुपरविजन करते थे, सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और एक बार रिक्रूटमेंट हो जाए उसके बाद टाइम भी उनके सुपरविजन पे भी उनका सुपरविजन भी करते थे। अब हम पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे बेटा। जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? जन, वेलफेयर को बोलते हैं कल्याण। तो शेरशाह ने लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए भी बहुत काम किया। प्रॉपर रोड्स बनाए, एक्सलेंट नेटवर्क बनाया रोड्स का, जिसमें से कि जो सबसे फेमस रोड थी वो थी सड़क आज़म। इसे आज हम जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो इसने एक्सीलेंट नेटवर्क बनाया है रोड का। जो सबसे फेमस जो सड़क थी उसका नाम था सड़क आज़म, ठीक है, जिसका आज का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। देखो ये हमारा इंडिया रहा, तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक जाती थी हमारी जीटी रोड, जिसे पहले कहा जाता है सड़क आज़म। अब क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। ये नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक जाती थी। फिर उसने सराय बनाए, सराय मतलब रेस्ट हाउसेस। पहले बेटा इतने फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं थे ना, तो आपको रुकना पड़ता था, जर्नी बहुत लॉन्ग हो जाती थी, लॉन्ग नहीं हो जाती थी मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहती थी। तो यहाँ पर उसने प्रॉपर सराय बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए कि अगर जर्नी के टाइम आप कभी थक जाओ तो बैठ पाओ, ठीक है, रोड साइड में। अब बेटा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए आपको कम डिस्टेंस पे जाने में भी क्या लग जाता था? टाइम लग जाता था, ठीक है। तो इसीलिए शेरशाह सूरी ने एक बात का और ध्यान रखा कि भैया सड़क के दोनों तरफ उसने क्या लगवा दिए? पेड़ लगवा दिए, जिससे उस रोड पर
क्या हो, छाव हो, कंटिन्यू। ठीक है। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड पे क्या लगा दिए, प्लांट लगा दिए। एन ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर्स, और एक ऑफिसर को रिक्रूट किया जो ट्रैवलर्स की सेफ्टी का ध्यान रखता था, जिसे कहा जाता था मुकद्दम। सो मुकद्दम वॉज द ऑफिसर who were responsible for the safety of the travelers. These sarais later become centers of trade, और बेटा ये जो सराइज थे बाद में सेंटर ऑफ ट्रेड बन गए, मतलब वहाँ से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होने लग गई। और फिर धीरे धीरे करके इन सराइज के आसपास टाउन्स और सिटीज़ डेवलप होने लग गई। ठीक है, तो देख रहे हो पहले रोड्स बनाई, फिर रोड पे के आसपास सराय बनाए, सराय के आसपास ट्रेडिंग एक्टिविटी होने लगी, तो टाउन्स और सिटीज़ डेवलप हो गए। पिलर्स कॉल्ड कोस मीनार वर बिल्ट एट एवरी 3 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पे बेटा कोस मीनार बनाए गए, पिलर्स बनाए गए। ठीक है, रोड के साथ ही दे वर डिस्टेंस मार्कर्स एंड साइन पोस्ट, ये जो कोस मीनार या पिलर थे ये किसकी तरह काम करते थे, साइन पोस्ट की तरह काम करते थे, डिस्टेंस मार्कर्स थे। एक ऐसा कॉइन पता है हमारे पास भी है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। पीस एंड ऑर्डर, मतलब शांति थी इनके साम्राज्य में। ठीक है, ऑर्डर था, लॉस को लोग फॉलो किया करते थे, गुड नेटवर्क था रोड्स का। अब देखो आपकी जो किंगडम है उसमें अगर पीस है, ऑर्डर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड तो फ्लरिश करेगा ही करेगा। जो शेरशाह थे उन्होंने रिड्यूस किया कस्टम ड्यूटीज़ को। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ भी एक टाइप का टैक्स ही होता है जो ट्रेड पे लगाया जाता था, तो उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर दिया जिससे ट्रेड और फ्लरिश हो। इसने नए कॉइन इशू किए जिन्हें रुपया कहा गया। ये हैं बेटा शेरशाह का रुपया। नहीं करके बेटा आज ये एक कॉइन अप्रॉक्सीमेटली 3000 का होगा। बेटा फिर पहले एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि वेट और मेजरमेंट के सिस्टम हर थोड़े किलोमीटर जाने पे बदल जाते थे, यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और होता। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, वेट्स और मेजर्स को हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे, यहाँ पर भी वही वेट मेजरमेंट सिस्टम होगा, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। अब हम सबको पता है मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, 1 किलो क्या होता है, ग्राम क्या होता है, 100 ग्राम क्या होता है, आधा किलो क्या होता है। तो ये क्यों पता पड़ पाया, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सब स्टैंडर्डाइज हो गए। वेट्स एंड मेजर्स वर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड। ऑल दीज मेजर्स फर्दर स्ट्रेंथन ट्रेड, और क्योंकि वेट मेजरमेंट सिस्टम स्टैंडर्डाइज हो गए तो ट्रेड भी स्ट्रेंथन हो गया। बेटा अभी तो हम लोगों ने देखा कि शेरशाह ने कौन से मेजर्स लिए, ठीक है, जिससे किंगडम में सब चीज़ें ऑर्डर में चले, पीस में चले। अब हम देखेंगे कि शेरशाह रूलर कैसे थे। तो जो शेरशाह थे वॉज अ डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट मुस्लिम मतलब बहुत ही रिलीजियस मुस्लिम थे। ठीक है, मतलब अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानने वाले, बहुत ज़्यादा धार्मिक धर्मनिष्ठ थे। बट दूसरे रिलीजन को भी ये इन्फीरियर नहीं मानते थे, दूसरे रिलीजन के टूवर्ड्स ये टॉलरेंट थे। ठीक है, डिवाउट मुस्लिम थे बट वो टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन। इन्होंने हिंदूज़ को हाई पोस्ट पे अपॉइंट कर रखा था एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो सिर्फ मुस्लिम को ही प्रमोट करूँगा, हिंदूज़ को हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया हुआ था। ब्रह्मजीत कौर वॉज द फेमस हिंदू जनरल ऑफ शेरशाह, और शेरशाह के टाइम में एक बहुत ही फेमस जनरल हुए जिनका नाम था ब्रह्मजीत कौर। ठीक है, ठीक है, चलो। शेरशाह जो थे वो पैट्रन थे आर्ट के भी, आर्किटेक्चर के भी। पैट्रन का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ। पहले के जो राजा महाराजा होते थे बेटा, वो अपने कोर्ट में जो आर्किटेक्चर में मास्टर होता था उसे, पेंटर को, एक सिंगर को अपने कोर्ट में रख लेते थे, और उससे कहते थे भाई आपको आपके लाइवलीहुड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक योर मास्टरपीस और आपके लाइवलीहुड का ध्यान हम रखेंगे। ठीक है, तो शेरशाह ने भी अपने कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों को रख रखा था। इन्होंने दिल्ली में एक फोर्ट बनाया जिसे पुराना किला के नाम से जानते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन द फोर्ट, और इस फोर्ट में एक बहुत ही सुंदर सी मस्जिद है। इट इज़ कॉल्ड किलाए कुना मस्जिद, किलाए कुन्हा मस्जिद।
इनका जो सबसे फेमस एंडेवर है वो है मौसोलियम एट सासाराम, बिहार। बिहार में सासाराम एक जगह है, वहाँ पर मौसोलियम बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसको बेटा मज़ोलियम पढ़ते हैं, मज़ोलियम, ठीक है। तो देखो पुराना किला इन्होंने बनवाया है। पुराना किला में एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी मस्जिद है जिसे बोलते हैं किला कुना मस्जिद। और इनका जो मोस्ट फेमस एंडेवियर है वो है मौसोलियम एट सासाराम। और सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। और बेटा ये जो मज़ोलियम, इसका मतलब क्या होता है बताओ ज़रा, क्या होता है मज़ोलियम? मसोलियम या मज़ोलियम वो होता है कब्र, मकबरा, समाधि, ठीक है। और ये जो सासाराम में मज़ोलियम है इसके आसपास आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है। शेरशाह ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स, शेरशाह ने बहुत सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज कर रखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है वो इन्हीं के टाइम में लिखी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है वो इन्हीं के टाइम पे लिखी है, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर्स को इन्होंने पैट्रोनाइज कर रखा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा हुमायूं के रिटर्न को। लक ने हुमायूं को फेवर किया। शेरशाह की डेथ हो जाती है 1545 में। अब शेरशाह की डेथ कब हो जाती है? 1545 में। कब होती है? 1545 सी में, ठीक है। लक ने फेवर किया हुमायूं को, शेरशाह की डेथ हो जाती है 1545 सी में। और फिर शेरशाह के जो सक्सेसर होते हैं बेटा वो बहुत ही वीक रूलर्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, कमज़ोर होते हैं। हुमायूं फिर दिल्ली तक आ जाते हैं। जो पर्शियन रूलर होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं उनकी दिल्ली कैंपेन में। फिर ये सिकंदर सूरी को हरा देते हैं और अपनी खोई हुई एम्पायर को वापस ले लेते हैं। कब? 1555 में। हाय हाय, अभी भी 10 साल कहाँ लग गए इनको? अगर वीक रूलर ही थे तो तुरंत ही आ जाना चाहिए था। 45 में डेथ होती है शेरशाह की। और हुमायूं अपने एम्पायर को वापस कब ले पाते हैं? 1555 में। फिर से हुमायूं इंडिया में मुग़ल रूल को एस्टेब्लिश कर देते हैं। ही डाइड व्हेन ही फेल फ्रॉम लाइब्रेरी। और फिर हुमायूं के साथ क्या होता है, इनका लक भी इनके साथ ज़्यादा नहीं काम करता है। इनकी डेथ हो जाती है जब ये लाइब्रेरी से नीचे आ रहे होते हैं, तो वहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं उससे गिर जाते हैं और एक ही साल रूल कर पाते हैं। 1555 में तो बेचारे लेते ही हैं और 1556 में हो जाती है उनकी डेथ। So students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.